हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वायर कंसीडर करेंगे जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है। इनफाइनेटली लॉन्ग क्यों बोल रहे हैं कि ये जो वायर है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे पी पॉइंट पे। और जो मान लो पी पॉइंट जो है इस वायर से आर डिस्टेंस पे है, और ये जो आर पॉइंट है ना, ये जो आर डिस्टेंस है पी पॉइंट और वायर के बीच का जो डिस्टेंस है आर, ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसीलिए वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो हम इस पी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट उस वायर को बोल देंगे कि वो वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इसीलिए इसका नाम क्या है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस, इस पूरी वायर को जिसके ऊपर चार्ज प्लस चार्ज हमने बनाया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है जो कि इस पूरे चार्ज को एनक्लोज करेगी। तो इस वायर के अराउंड जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो एक सिलेंड्रिकल शेप की बनेगी। तो हम इसको बना लेते हैं इस तरह से। अब ये वैसा बन जाएगा जैसा हमें चाहिए था। ठीक है, और पी पॉइंट्स होते हैं उसको ज्वाइन करेंगे, इनको भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे। और ये जो सिलेंडर बना इसकी लेंथ को मान लेते हैं हम कि ये हमारे पास एल लेंथ का सिलेंडर है। ठीक है, और इस सिलेंडर में जो भी एनक्लोज्ड चार्ज है, जैसे यहाँ तक जो भी चार्ज एनक्लोज करेगा ये, उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करके। हमने पिछले टॉपिक में भी सीखा था ना, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है लैम्डा, वो होती है चार्ज एनक्लोज्ड पर यूनिट लेंथ क्यू अपॉन एल। तो ये जो चार्ज इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर इंक्लोज हुआ ना, वो क्यू कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू एल करके। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यहाँ डिफाइन करेंगे, है ना। और ये हमने क्यू कितना इनक्लोज चार्ज लिख लिया, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो चार्ज एनक्लोज चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सिलेंडर बना ना, सिलेंड्रिकल सरफेस बनी, इसको हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 टाइप्स के सरफेसेस हैं यहाँ पे। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये है ना, जो कि कैसी है, सर्कुलर सरफेसेस हैं। और बीच वाली ये कर्व्ड सरफेस है ना, सिलेंडर ऐसा ही होता है, 2 सर्कुलर सरफेसेस और बीच वाली एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सरफेस, ये हमारी सेकंड सरफेस, और ये जो थर्ड कर्व्ड सरफेस है वो इस तरह की थर्ड सरफेस है हमारी। तो तीनों के लिए हमें अलग अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सबको ऐड करके हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ कि नेट फ्लक्स कितना होगा। तो नेट फ्लक्स तो होगा जो पूरा ये सिलेंडर है ना, ये पूरा एनक्लोज सिलेंडर, उसका सरफेस इंटीग्रल, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सरफेस इंटीग्रल, यही होता है हमारे पास फ्लक्स, नेट फ्लक्स, है ना। और क्योंकि ये क्लोज सरफेस पूरी जो सिलेंडर है ना उसको मिलके बनी है, तो ये जो सरफेस है, ये फर्दर मैंने बोला कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसको 3 अलग अलग रीजन्स हैं, कोई सर्कुलर रीजन्स हैं, है ना, फ्रंट बैक वाला, एक कर्व सरफेस है, तो तीनों के लिए अलग अलग लिख देंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना उसके ऊपर ये राउंड सर्कल लगाते हैं, वो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम अलग अलग सरफेसेस को ले रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन किसकी होगी, ई डॉट डी एस, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस, प्लस थर्ड सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ई डॉट डी एस। इतना हमें पता है कि हमें इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्लोज सरफेस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल सरफेसेस लिखी हमने और उनके ऊपर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट फ्लक्स
हमारे पास ये होगा, है ना। तो फर्स्ट सरफेस की एक बात कर लेते हैं। देखो पहले लिख लेते हैं इसको कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जो फर्स्ट सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन है ना उसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा लगेगा। सेकंड सरफेस के ऊपर भी हम इसी तरह से इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, कॉस थीटा। थर्ड सरफेस के ऊपर ई डी एस कॉस थीटा। इतना क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ये थीटा कितना कितना होने वाला है हर सरफेस के लिए। तो देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। यहाँ पे स्मॉल हमने सरफेस एलिमेंट लिया, ठीक, सरफेस एलिमेंट लिया तो इसके ऊपर जो नॉर्मल बनाएंगे वो इधर बनेगा सरफेस के ऊपर नॉर्मल एन कैप। फर्स्ट सरफेस के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वही एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऐसे रखा हुआ है ना एक थिन वायर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक जो आर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर परपेंडिकुलरली होनी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सेकंड सरफेस में भी बनाएं ना, यहाँ पे भी सरफेस एलिमेंट लें छोटा सा और उसके ऊपर अब ये इस तरह की कर्व सरफेस है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे, एरिया वेक्टर बनाएंगे तो वो इधर को बाहर की डायरेक्शन को बनेगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मली होगी इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने वाली है। यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड सरफेस के लिए। थर्ड सरफेस के लिए देखो यहाँ पे एक हमने सरफेस एलिमेंट ले लिया, सरफेस एलिमेंट लिया तो अगेन यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर इधर ऐसे बनेगा ना, इधर को एन कैप, क्योंकि सरफेस इस तरह से है, कर्व सरफेस है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर इधर बाहर को ही होगा, तो ये उसके ऊपर नॉर्मल बना दिया हमने, एरिया वेक्टर बना दिया। अब देखो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, यहीं कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ को परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मली है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम ई और एन के बीच में देख रहे हैं थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट जो हमारी सरफेस है उसके लिए जो एंगल आ रहा है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 90 डिग्री का। सिमिलरली सेकंड सरफेस के लिए भी थीटा जो आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है और थर्ड कर्व सरफेस के लिए थीटा आ रहा है 0 डिग्री। हमें ये सब की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। फर्स्ट सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 90 डिग्री, सेकेंड सरफेस के लिए भी ई डी एस कॉस 90 डिग्री और थर्ड सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री आ रहा है। ये हमने फिगर से समझ लिया, ठीक है। हमें अपनी डायग्राम में देख सकते हैं कि थीटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होने वाली है, 0 प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में कॉस 90 0 होता है तो सेकेंड इंटीग्रेशन भी क्या हो गई, 0। हमारे पास थर्ड इंटीग्रेशन बची जिसमें कॉस 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना होता है थर्ड सरफेस के ऊपर, वो 1 होता है, तो ई डी एस यहाँ पे आ गया। अल्टीमेटली हमारे पास जो नेट फ्लक्स बच रहा है ना, ई डी एस नेट फ्लक्स जो बच रहा है वो कितना आ रहा है, ई डी एस इतना आ रहा है ना। और किसके ऊपर ही है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वायर से ये जो वायर है ना, इस लेंथ से ये जो हर एक आर पॉइंट है, आर डिस्टेंस है, ये आर क्योंकि सब में यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है तो यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो यहीं पे कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लेंगे कहीं पे भी, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन किसकी करनी पड़ेगी, डी एस की थर्ड सरफेस के ऊपर। देखो थर्ड सरफेस का जो एरिया मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो हमें क्या देगी, एरिया देगी, है ना। तो एरिया किसका, सिलेंडर का, ई इंटू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका, सिलिंड्रिकल सरफेस का। और सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया सबको पता होता है कितना है, 2 पाई आर एल। तो ये फ्लक्स आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो इसको जैसे इक्वेशन 1 माननी थी ना, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, है ना। अब हमें गॉसेस लॉ से भी पता है, कल हमने सीखा गॉसेस लॉ से हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है वो हम कैसे लिख सकते हैं। फ्लक्स, गॉसेस लॉ हमें बताता है कि फ्लक्स जो होता है किसी सरफेस में उसको हम सिंपल ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/ε0 टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 भी हमें फ्लक्स की वैल्यू दे रही है ना, इक्वेशन 3 भी हमें फ्लक्स दे रही है। तो हम इक्वेशन 2 और 3 को
क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 बट वी गेट E इंटू 2 pi RL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहने दो, बाकी दूसरी साइड ले जाओ, कितना आ गया Q अपॉन 2 pi RL एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो जो ये Q है ना, Q अपॉन L, ये Q अपॉन L हमने यहाँ पे भी देखा था, Q अपॉन L ये क्या होता है, लैम्डा। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, सरफेस चार्ज ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको यहाँ लिख लेंगे, क्या आया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्या क्या Q अपॉन L हमारे पास किसके बराबर हो गया, लैम्डा के बराबर, और बचा क्या 2 pi एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 2 pi R एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्या वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, 2 pi R एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस वायर जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इसलिए यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सच में ही इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पर हाँ ये जो पॉइंट आर लिया ना, पी पॉइंट लिया जो आर डिस्टेंस पे है इस वायर से, वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर, इसीलिए इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बोलते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, और होप्स हो कि आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं गॉसेस लॉ की हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।